आपको दिखाएंगे आज कैसे भारत की एक अग्नि में जल रहा है चीन और पाक, और साथ ही मोदी तो मिलने वाले हैं बाइडेन से, लेकिन इमरान खान परेशान है कि उनको कोई फोन तक नहीं करता। लेकिन पहले आपको दिखाने जा रहे हैं कैसे शिकंजे में शातिर आ चुका है। योगी आदित्यनाथ ने जब शपथ ली, पहले दिन से ठान लिया था कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से धर्मांतरण का सफाया करके ही दम लेंगे। और आज खबर यह है कि क्या मौलाना ही धर्मांतरण के मास्टरमाइंड है। मौलाना पर आरोप है 5 लाख धर्मांतरण कराए हैं अब तक। यह बहुत गंभीर और संगीन आरोप है। जरा देखिए रिपोर्ट। अगर हमारी सुरक्षा में सेंध लगाओगे तो इसकी कीमत तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। यूपी में धर्मांतरण की दुकान होगी बंद। योगी के शिकंजे में धर्मांतरण का मास्टरमाइंड। सलाखों के पीछे पहुंचा मौलाना कलीम। जिहादी कार्य के साथ जोड़ने और उसके माध्यम से सुरक्षा में सेंध लगाने का एक कुत्सित प्रयास हो रहा था, कुत्सित षड्यंत्र रचे जा रहे थे, उसको बेपर्दा किया। और आज ऐसे तत्वों के साथ बहुत सख्ती के साथ कानून के दायरे में रहकर के कार्रवाई की जा रही है कि अगर हमारी सुरक्षा में सेंध लगाओगे तो इसकी कीमत तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। और आज उनके साथ बहुत सख्ती के साथ कार्रवाई हो रही है। योगी जो कहते हैं वो करते हैं, और जब सत्ता में बैठा कोई सन्यासी जबरन धर्मांतरण के मामले में कुछ कहता है तो एक्शन उससे भी बढ़ा लेता है। जबरन धर्मांतरण के अधर्मियों के खिलाफ योगी का बुलडोजर अभियान जारी है। धर्मांतरण के गुनाहगारों की गर्दन पर योगी की पुलिस का शिकंजा कस गया है। यूपी पुलिस ने धर्मांतरण मामले में मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका सीधा कनेक्शन विदेश से है और जिस पर करोड़ों रुपए की हवाला फंडिंग के आरोप है। मौलाना कलीम सिद्दीकी अवैध धर्मांतरण के कार्य में लिप्त है और विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक, सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं की आड़ में अवैध धर्मांतरण का कार्य देशव्यापी स्तर पर किया जा रहा है, जिसके लिए विदेशों से भारी फंडिंग प्राप्त की जा रही है कि यह भारत के सबसे बड़े धर्मांतरण संचालित सिंडिकेट संचालित करता है तथा गैर मुस्लिमों को गुमराह कर, भयाक्रांत कर उन्हें धर्मांतरित करता है। साफ है कि पुलिस जबरन धर्मांतरण के उन गुनाहगारों को बख्शने वाली नहीं, और इसमें जो कोई भी शामिल होगा उन्हें सलाखों के पीछे जाना ही होगा, क्योंकि इस साजिश के नेटवर्क विदेश तक फैले हैं। खासतौर से इसके तार उन इस्लामिक देशों से जुड़े हैं जिनके पीछे भारत के दुश्मन देशों का दिमाग काम कर रहा है। और ये आपको जल्दी से बताते हैं कि कलीम पर आरोप क्या है। बहुत गंभीर आरोप है। पहला आरोप, अवैध धर्मांतरण मामले में कलीम की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा यूपी एटीएस ने मेरठ से कलीम को गिरफ्तार किया है। मेरठ में एक समारोह से लौट रहा था। 14 दिन की हिरासत, न्यायिक हिरासत में कलीम को भेज दिया गया है। धर्मांतरण के लिए लालच देने का आरोप है। पैसा देकर धर्मांतरण करा रहा था। धर्मांतरण के लिए हवाला से पैसा आता था, यह भी इल्जाम है। इसके अलावा खाते में देखिए, थोड़ा बहुत नहीं, ध्यान से देखिए, 1.5 करोड़ रुपए बहरीन से आए हैं खाते में, यह आरोप है। सिर्फ 1.5 करोड़ नहीं, खाते में 3 करोड़ रुपए कलीम के मिले हैं। न सिर्फ इतना बल्कि उमर गौतम, ये जो आप देख रहे हैं, ये उमर गौतम, इन्हें पहले गिरफ्तार किया गया था। उमर गौतम के साथ मुफ्ती काजी के तार जुड़े हुए हैं। इसके अलावा यूट्यूब चैनल के जरिए भी ये रिलीजियस कन्वर्जन करा रहा था, यानी धर्मांतरण करा रहा था। अब तक 5 लाख लोगों का धर्मांतरण करा चुका है। यह एक गंभीर आरोप है। आइए मैं आपको जल्दी से दिखाने जा रहा हूं। इधर कलीम की गिरफ्तारी हुई, उधर इसके हक में लोग प्रोटेस्ट करने लगे। यह अपने आप में बहुत ताज्जुब की बात है। देखिए जरा तस्वीरें जल्दी से दिखाऊं। ये देखिए, थाने पहुंच गए कलीम के हक में प्रदर्शन करने के लिए, उस शख्स के जिसके ऊपर आरोप है। ये जल्दी से मैं दिखाऊं कलीम है कौन। ग्राफिक जल्दी से दिखाऊंगा कि कलीम दरअसल कौन है, कलीम के ऊपर क्या इल्जामात हूं। मैंने आपको बताया यूपी के मुजफ्फरनगर का निवासी है ये मौलाना कलीम ग्लोबल पीस सेंटर का अध्यक्ष है और कलीम जमीयत वलीउल्लाह का अध्यक्ष भी रहा है। इसके अलावा मौलाना कलीम समेत अब तक 11 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। 6 के खिलाफ चार्जशीट और 5 के खिलाफ जांच जारी है। कलीम ने
अभिनेत्री सना खान का नाम सुना होगा। एक्ट्रेस सना खान का निकाह भी कलीम ने ही करवाया था। तो इन आरोपों के बाद फिलहाल कलीम सलाखों के पीछे है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात आज की दूसरी बड़ी खबर की करते हैं। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाइडेन मुलाकात करेंगे 24 तारीख को, यानी 24 सितंबर को, और इस मुलाकात में आतंकवाद के खात्मे पर बात होगी। इसीलिए सबसे ज्यादा चीन और पाकिस्तान परेशान है कि कैसे बाइडेन पहले कह चुके हैं कि वो आतंकवाद को पैदा करने वाले और पालने पोसने वाले देशों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे साफ है कि मोदी और बाइडेन मुलाकात करेंगे तो क्या बात करेंगे, सुनिए जरा। 2021 की सबसे बड़ी मुलाकात। मोदी बाइडेन मुलाकात पर दुनिया की नजर। मोदी बाइडेन प्लान से फेल होगा तालिबान। 2021 की सबसे बड़ी मुलाकात का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दो महाशक्ति की मुलाकात पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। मोदी और बाइडेन की यारी कैमरे में कैद करने दुनिया भर की मीडिया अमेरिका में डेरा डाल चुकी है। वहीं पाकिस्तान की शह पर अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भारत और अमेरिका मिल रहे हैं। दुनिया में आतंक का डर और बढ़ गया है। ऐसे में मोदी बाइडेन की मुलाकात से पहले बाइडेन संयुक्त राष्ट्र में कह चुके हैं कि वो आतंक को पालने वालों को बख्शेंगे नहीं। The United States will continue to defend ourselves, our allies, and our interests against attack, including terrorist threats, as we prepare to use force if any is necessary. आतंक पर प्रधानमंत्री मोदी की नीति भी बिल्कुल साफ है। मोदी तो इमरान के मुंह पर बोल चुके हैं कि आतंकवाद कट्टरता की पैदाइश है। अगर अफगानिस्तान में अस्थिरता और कट्टरवाद बना रहेगा तो इससे पूरे विश्व में आतंकवादी और एक्सट्रीमिस्ट विचारधाराओं को बढ़ावा मिलेगा। इस मुलाकात से दो पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान टेंशन में है। पाक आतंक को पालता पोसता है और चीन पाक को शह देता है। पाक चीन की इसी साजिश के खिलाफ मोदी बाइडेन मिलकर कोई तोड़ निकालेंगे। अमेरिका के अफगानिस्तान से जाने के बाद वहां की जो परिस्थिति बनी है, इनस्टेबिलिटी है, उसका आतंकवादी संगठन फायदा उठा सकते हैं और वहां पे से पूरी दुनिया में आतंकवाद फैला सकते हैं। मैं समझता हूं आतंकवाद और विस्तारवाद ये बहुत महत्वपूर्ण दो पहलू हैं जिनके बारे में प्रधानमंत्री जब अमेरिका आएंगे वो एक पटल पे बात होगी और उसके बारे में गंभीरता से बहुत चर्चा होगी। तो सोचिए जरा, मोदी और बाइडेन मुलाकात करने वाले, दुनिया की सबसे बड़ी मुलाकात हो रही है, इस साल की सबसे बड़ी मुलाकात। लेकिन इमरान खान क्यों परेशान है? इमरान खान परेशान है कि उन्हें तो बाइडेन फोन तक नहीं करते। यानी मोदी से तो मिल रहे हैं बाइडेन, लेकिन इमरान रो रहे हैं कि उन्हें फोन भी कर लें। 24 सितंबर को आपको जल्दी से बताएं क्या कह रहे हैं इमरान खान इस मुलाकात पर। 24 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाइडेन की मुलाकात होनी है। इमरान को बाइडेन के फोन का इंतजार है कि कभी तो फोन कर लें। बाइडेन का फोन नहीं आने से इमरान खान नाराज हैं। आपको बताएं कि मोदी और बाइडेन 2 बार पहले वर्चुअली मिल चुके हैं, मीटिंग कर चुके हैं। मोदी की 3 बार बाइडेन से फोन पर भी बातचीत हो चुकी है, लेकिन 8 महीने में इमरान खान को बाइडेन ने आज तक फोन नहीं किया। यही इमरान को सबसे ज्यादा साल रहा है। एक इंटरव्यू में इमरान को इस बात पर इतना गुस्सा आ गया कि इमरान खान ने कहा कि बाइडेन ने से पूछिए, यानी इमरान इंटरव्यूअर से कह रहे थे जो साक्षात्कार ले रहा था कि उससे पूछिए बाइडेन से कि आखिर मुझे फोन क्यों नहीं करते हैं वो। इमरान ने आगे कहा कि बाइडेन बिजी होंगे शायद इसलिए फोन नहीं करते। अब आप समझिए, जब बाइडेन और मोदी मिलेंगे तो सबसे ज्यादा परेशान कौन होगा? इमरान खान होंगे। अब सोचिए, बाइडेन इमरान को फोन नहीं करते हैं, लेकिन यहां फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने फोन उठाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल फोन लगा दिया। अब सोचिए, इमरान को यह भी परेशान करेगा कि प्रधानमंत्री मोदी को सब क्यों फोन कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूं मैक्रो ने फोन किया क्यों। मोदी के अमेरिका दौरे से कुछ घंटे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने फोन उठाया, प्रधानमंत्री को फोन लगाया। फ्रांस के राष्ट्रपति के फोन की टाइमिंग बहुत खास है।
क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाकर वहां के राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात करेंगे और उससे ठीक पहले पीएम मोदी अमेरिका में क्वाड देशों की बैठक में भी शामिल होंगे, जहां अमेरिका के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्री भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो फ्रांस अमेरिका पर भड़का हुआ है। दरअसल ऑकस डील से वो नाराज है। ऑस्ट्रेलिया के लिए परमाणु पनडुब्बी बनाने का फ्रांस का जो ठेका था वो रद्द हो गया और इससे फ्रांस को 66 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, जो अब अमेरिका ब्रिटेन बना के देंगे। इसके बाद मैक्रो ने मोदी को फोन लगाया और संदेश देने की कोशिश की। दरअसल एक तरफ क्वाड की भूमिका बढ़ रही है तो वहीं 3 देशों ने ऑकस समझौता कर कई देशों की टेंशन बढ़ा दी है। भारत की ताकत यानी हिंदुस्तान की ताकत कितनी बढ़ी है इसका अंदाजा इससे लगाइए कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करने के बाद बाकायदा हिंदी में ट्वीट किया। सोचिए, फ्रांस का राष्ट्रपति हिंदी में ट्वीट कर रहा है। क्या लिख रहा है? नमस्ते प्रिय साथी। इमैनुअल मैक्रो लिख रहे हैं, प्रिय मित्र, भरोसेमंद पार्टनर पर भरोसा जताने के लिए धन्यवाद। भारत फ्रांस के बीच हर मामले में सहयोग जारी रहेगा। तो सोचिए जरा, ये राष्ट्रपति ट्वीट कर रहा है देश के लिए। दरअसल अमेरिका में होने वाली बैठक में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन भी मौजूद रहेंगे। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में पनडुब्बी खरीद के समझौते के तहत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बियां बनाने की तकनीक देगा। भारत की स्थिति समझिए यहां क्या है। भारत की स्थिति है कि हिंदुस्तान के पास सिर्फ एक परमाणु पनडुब्बी, वो भी रूस से लीज पर ली हुई। रूस से उम्मीद है एक और पनडुब्बी मिले हिंदुस्तान को। ऐसे में है क्या कि ऑस्ट्रेलिया से डील रद्द हो गई फ्रांस की। अब हिंदुस्तान से फ्रांस जब बात कर रहा है तो भारत और फ्रांस में भविष्य में क्या परमाणु पनडुब्बी का कोई समझौता हो सकता है? यानी फ्रांस हिंदुस्तान को परमाणु पनडुब्बी दे दे, भारत की ताकत इससे बढ़ जाएगी। और भारत को परमाणु पनडुब्बी की जरूरत क्यों है मैं आपको बताऊं। ये परमाणु पनडुब्बी लंबे वक्त तक पानी के अंदर रह सकती है और बहुत से इसमें खासियतें हैं। वजह क्या है देखिए जरा, ये आप पूरी दुनिया का नक्शा देख रहे हैं। इस नक्शे में जरा देखिए कि मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए जरा, ये प्रशांत महासागर है, ये है हिंद महासागर, ये भारत है और ये चीन है। लेकिन चीन की दादागिरी देखिए कि इस हिंद महासागर में और प्रशांत महासागर में भी अपनी दादागिरी चलाता है। और आपको बताऊं, ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में दुनिया का 75% कारोबार इस रूट से होता है। 75% ट्रेड इसी समंदर के रास्ते से होता है। यहां चीन का दबदबा है। भारत के पास अगर परमाणु पनडुब्बी आ जाएगी और यही समंदर में रहेगी वो पनडुब्बी, तो चीन का दबदबा कम होगा। ऑस्ट्रेलिया को 12 पनडुब्बी मिल जाएंगी तो चीन का दबदबा कम होगा, भारत का दबदबा बढ़ेगा। तो यह फायदा होगा, ये मैंने आपको सिर्फ बताने की कोशिश की। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन इस दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अमेरिका में है, जो बात हमने शुरू में की। प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 25 सितंबर को बोलेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि यूएनजीए में यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में तुर्की के राष्ट्रपति पहुंचे थे एर्दोगान, और उन्होंने बोलते हुए कश्मीर का मुद्दा उठा दिया, यानी वो तार छेड़ दिया जिसके बाद हिंदुस्तान को जवाब देना लाजमी हो गया था। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या कहा तुर्की ने कश्मीर पर। सोचिए ऐसी हिमाकत कैसे की तुर्की ने, लेकिन भारत ने भी करारा जवाब दिया है। इमरान के साथ टर्की खड़ा हो गया। तुर्की ने कहा यूनाइटेड नेशंस में एर्दोगान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया तो भारत ने इस पर फौरन पलटवार किया। हिंदुस्तान ने कड़ा जवाब दिया तुर्की को। तुर्की ने कहा 74 साल से कश्मीर का मुद्दा सुलझा नहीं है, तो हिंदुस्तान ने उसे आईना दिखाया कि साइप्रस पर दरअसल तुर्की ने अवैध कब्जा किया हुआ है। भारत ने फौरन पलट के जवाब दिया कि साइप्रस पर आपका अवैध कब्जा है, साइप्रस पर घेरा। यूनाइटेड नेशंस में तुर्की ने कहा कि प्रस्ताव के तहत इस मुद्दे को सुलझाए। बड़ी चीज यह है कि देश ने कैसे यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर का मुद्दा उठा दिया, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच यह समझौता हुआ है कि इस मुद्दे को कहीं बाहर नहीं उठाएंगे। तो अब भारत ने जवाब दिया तुर्की को कि आपने साइप्रस में अवैध कब्जा कर रखा है। इससे पहले आपको बताऊं, पिछले साल भी तुर्की ने यही हिमाकत की थी। पिछले साल कश्मीर का राग छेड़ दिया था यूनाइटेड नेशंस में टर्की ने। भारत ने उस वक्त भी चुनौती दी थी और भारत ने सीधे सीधे कहा था तुर्की को कि यह अस्वीकार्य है कि आप यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर का मुद्दा उठाएं। तुर्की ने पाकिस्तान जब आए तुर्की के राष्ट्रपति, तब भी कश्मीर का मुद्दा उठा दिया पाकिस्तान में।
हिंदुस्तान ने तब कहा कि दूसरे देश की संप्रभुता का ख्याल रखना पड़ेगा तुर्की को, इस बात को भूलना नहीं है। तुर्की ने पाकिस्तान को खुश करने के लिए बयान दिया था, लेकिन भारत ने सीधे और सधे लफ्जों में कह दिया है कि भारत को नसीहत न दे तुर्की, जरूरत है तुर्की के लिए कि वो इतिहास पढ़कर आए। तो भारत ने भी कड़ा जवाब दिया है टर्की को। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 25 तारीख को बोलेंगे, लेकिन एक अजीबोगरीब खबर यह कि यूनाइटेड नेशंस में तालिबान भी जाना चाहता है। तालिबान भी चाहता है कि वो संयुक्त राष्ट्र सभा में बैठे और बोले। उनके नेता सुहेल शाहीन, जिनकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई, उनको बाकायदा राजदूत भी नियुक्त कर दिया गया है। सोचिए, ये सुहेल शाहीन, तालिबान का कहना है ये यूनाइटेड नेशंस में जाएं और वहां भाषण दें। सोचिए, अब ये दिन आ गए हैं कि पूरी दुनिया तालिबान से मानवाधिकार पर ज्ञान लेगी, आतंकवाद पर ज्ञान लेगी। ये दिन आ गए। देखिए जरा पहले रिपोर्ट। तालिबान संयुक्त राष्ट्र में बैठने को बेचैन। दुनिया के देशों के साथ यूनाइटेड नेशंस के मंच पर आना चाहता है तालिबान। सुहेल शाहीन को बनाया संयुक्त राष्ट्र का राजदूत। तालिबान को अब संयुक्त राष्ट्र में बैठना है। तालिबान को दुनिया की सबसे बड़ी संसद में बोलना है। आतंक और बंदूक के सहारे अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद अब तालिबान को हर जगह अपनी एंट्री चाहिए। आतंकियों से भरी तालिबान सरकार ने दुनिया का भरोसा जीतने के लिए अब नया खेल खेला है। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को चिट्ठी लिखी है। मुत्तकी ने इस चिट्ठी में कहा है कि उन्हें यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में बोलने दिया जाए। तालिबान ने अपने प्रवक्ता सुहेल शाहीन को संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान का राजदूत भी नियुक्त कर दिया है। दरअसल तालिबान दुनिया के देशों से मान्यता हासिल कर आर्थिक मदद के दरवाजे खोलने की कोशिश में है, लेकिन फिलहाल तालिबान का यह सपना पूरा होता नहीं दिख रहा। सोचिए जरा, तालिबान यूनाइटेड नेशंस में जाना चाहता है और इमरान खान क्या चाहते हैं कि चारों तरफ तालिबान ही तालिबान नजर आए। इमरान खान चाहते हैं कि सार्क संगठन में भी तालिबान पहुंचे और उनके बगल वाली कुर्सी पर बैठकर तालिबानी नेता कुछ बोले। इमरान को दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी मुल्क को दिक्कत है। इसलिए हुआ क्या, सार्क की बैठक कैंसिल हो गई। देशों ने रद्द कर दिया कि तालिबान के साथ नहीं बैठेंगे। देखिए जरा क्या हुआ। दक्षिण एशियाई देशों के समूह सार्क की बैठक रद्द हो गई। यह बैठक 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में होनी थी, जिसमें सार्क देशों के विदेश मंत्री शामिल होने वाले थे, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के तालिबान प्रेम की वजह से इस बैठक को रद्द करना पड़ा। दरअसल पाकिस्तान इस बैठक में तालिबान के प्रतिनिधि को शामिल करने की जिद पर अड़ा हुआ था। दरअसल सार्क देश तालिबान पर प्रस्ताव से सहमत नहीं दिखे, जो पाकिस्तान प्रस्ताव लाया, और इसके बाद बैठक को रद्द कर दिया गया। पाकिस्तान का प्रस्ताव था अशरफ गनी के नेतृत्व वाली अफगान सरकार। देखिए जरा प्रस्ताव पढ़िए, क्या प्रस्ताव था कि अशरफ गनी वाली जो सरकार थी, उस सरकार के जो प्रतिनिधि थे, सार्क विदेश मंत्रियों की बैठक में किसी भी कीमत पर अशरफ गनी सरकार के प्रतिनिधि को बैठने की इजाजत ना दी जाए। सभी देशों ने पाकिस्तान के इस प्रस्ताव का विरोध किया। तालिबान के लिए बैटिंग कर रहे पाक को इस तरह सार्क ने भी तगड़ा झटका दिया। पाकिस्तान इसमें तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी या तालिबान किसी दूसरे नेता को शामिल कराने पर अड़ा हुआ था। 8 देशों के संगठन की बैठक में भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर को शामिल होना था, लेकिन पाकिस्तान के तालिबान प्रेम की वजह से सार्क की अध्यक्षता कर रहे नेपाल ने बयान जारी कर कहा कि सभी सदस्य देशों में सहमति की कमी के कारण बैठक को रद्द कर दिया गया। वैसे पाकिस्तान को छोड़कर सार्क के अधिकतर देश तालिबान के मुद्दे पर हिंदुस्तान के साथ खड़े हुए हैं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको एक दिलचस्प खबर दिखाने जा रहे हैं। हिंदुस्तान की ताकत बढ़ने वाली है। अग्नि कैसे खाक करने वाली है अपने दुश्मनों को। जी हां, अग्नि की तपिश से
कैसे जल रहे हैं और खाक होने वाले हैं दुश्मन। जरा सबसे पहले आपको दिखाऊं अग्नि का तस्वीर है, ये देख रहे हैं, ये भारत की अग्नि मिसाइल है और ये मिसाइल की कल टेस्टिंग हो सकती है। ये इससे पहले जो अग्नि की टेस्टिंग हुई वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। कल अग्नि 5 की टेस्टिंग होने वाली है। इस मिसाइल की टेस्टिंग के बाद भारत की जद में कौन कौन से दुश्मन होंगे ये आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले जरा रिपोर्ट देखिए। भारत की मिसाइल से सहमा चीन। अग्नि 5 से पाकिस्तान की उड़ी नींद। भारत के ब्रह्मास्त्र से चीन पाक में खौफ। अग्नि 5 मिसाइल भारतीय सेना में शामिल होने से चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ना लाजमी है। ये मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ना सिर्फ एशिया यानी पूरा चीन, पाकिस्तान, बल्कि अफ्रीका और यूरोप के कुछ देशों तक भी मार करने की क्षमता रखती है। अग्नि 5 भारत का वो घातक हथियार जिसने जिनपिंग को बेचैन कर दिया है, जिसने इमरान खान के माथे पर चिंता की लकीरों को उकेर दिया है। भारत का वो ब्रह्मास्त्र जिसके आगे ना तो चीन की चालबाजियां चलेंगी और ना ही पाकिस्तान की धोखेबाजी। वो खौफनाक मिसाइल जो बड़े बड़े देशों का गुरूर तोड़ने के लिए काफी है, उसका नाम है अग्नि 5। अग्नि मिसाइल 5 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये एटमॉस्फेयर के ऊपर जाती है और फिर अपने चोजन टारगेट को नीचे आके डेमोलिश करती है। और आइए अब आपको दिखाने जा रहे हैं कि भारत कितना मजबूत होने जा रहा है। कौन कौन से दुनिया के मुल्क भारत की जद में होंगे, ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, ये दुनिया का ग्लोब आपके सामने आ गया। हिंदुस्तान से जो मिसाइल उड़ेगी वो सीधे पाकिस्तान में जाकर गिरेगी। हिंदुस्तान से अगर ये मिसाइल उड़ेगी अग्नि 5, चीन यानी बीजिंग इसकी जद में होगा। न सिर्फ इतना, भारत से मिसाइल उड़कर सीधे अफगानिस्तान के काबुल तक जाकर गिर सकती है, इसकी इतनी ताकत है। और यही मिसाइल सीधे जाकर तुर्की तक को अपने निशाने पर ले सकती है। इसकी क्षमता आप बखूबी समझ सकते हैं। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि खासियत यानी इस मिसाइल में क्या ताकत है, क्या कुछ ले जा सकती है, कितना परमाणु हथियार ले जा सकती है। देखिए जरा, ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। भारत 23 सितंबर को अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट कर सकता है और सिर्फ इस खबर से चीन और पाकिस्तान की नींद हराम हो चुकी है। आपको बताऊं कि इसकी वजह से अग्नि 5 की रेंज है, दरअसल सिर्फ 5 की रेंज ही नहीं, अग्नि 5 की रेंज 5000 किलोमीटर है। मतलब ये कि भारत का ये मिसाइल 5000 किलोमीटर तक मौजूद अपने किसी भी दुश्मन को निशाना बना सकता है। ये देखिए जरा, अग्नि 5 आप देख रहे हैं, 5000 किलोमीटर तक मार सकता है भारत अपने दुश्मनों को। आपको बताऊं कि कैसे, क्या क्या खासियत है। पहली है ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसका मतलब है एक महाद्वीप, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक मार करने की क्षमता रखती है मिसाइल। DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसे तैयार किया है। यह बहुत लंबी दूरी की मिसाइल है, यानी 5000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह अपने साथ कई हथियार ले जाती है, यानी जब ये कई हथियार अपने साथ ले जाएगी तो ये दरअसल कई जगह पर वार कर पाएगी, मल्टी टारगेट्स पर ये अटैक कर सकती है। इसके अलावा एक साथ कई टारगेट पर निशाना लगा सकती है, यह खासियत इस मिसाइल में है। इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए जरा, दूसरे नंबर पर 1.5 टन, जी हां 1.5 टन परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। सोचिए जरा, 1.5 टन परमाणु हथियार। और इसके अलावा इसकी स्पीड देखिए जरा, आवाज की स्पीड से भी 24 गुना ज्यादा तेज। सोचिए जरा, इसकी आवाज की जो स्पीड उससे 24 गुना ज्यादा तेज रफ्तार से जाएगी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितनी घातक है।
आइए अब मैं आपको जरा दिखाने जा रहा हूं, हिंदुस्तान ने इससे पहले अग्नि 3 और अग्नि 4 का परीक्षण किया है। वो तस्वीर जल्दी से मैं दर्शकों को दिखाऊंगा। ये देखिए, ये अग्नि का इससे पहले जब टेस्ट किया गया, ये वो तस्वीरें हैं। तब भी चीन और पाकिस्तान इसी तरह परेशान थे। ये देखिए, इस परीक्षण के बाद भी पूरी दुनिया में हाय तौबा मचा था कि आखिर हिंदुस्तान ने कैसे कोई मिसाइल बना ली है। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं पाकिस्तान से। देखिए जरा, पाकिस्तान से मैं इसकी तुलना कर रहा हूं। पाकिस्तान के पास कौन सी? पाकिस्तान के पास है गौरी 2 और हिंदुस्तान के पास है अग्नि 3। पाकिस्तान की गौरी 2 जो है वो 2300 किलोमीटर रेंज है। कितनी? 2300 किलोमीटर रेंज है गौरी 2 की। और भारत की सिर्फ अग्नि 3 की रेंज देखिए जरा, 3000 किलोमीटर। यानी पाकिस्तानी गौरी 2 अग्नि 3 के आगे कहीं नहीं ठहरती। ये देखिए जरा, दूसरी मिसाइल देखिए। पाकिस्तान के पास एक और मिसाइल है जिसका नाम है शाहीन 2 और इसकी रेंज देखिए 2500 किलोमीटर, यानी सिर्फ 2500 किलोमीटर। भारत की अग्नि की एक और मिसाइल अग्नि 4 की रेंज देखिए जरा, 4000 किलोमीटर। यानी शाहीन 2 भी भारत के आगे कहीं नहीं ठहरती। एक और देखिए जरा, शाहीन 3 रेंज देखिए सिर्फ 2700 किलोमीटर, यानी 2700 किलोमीटर। भारत ने जो अग्नि 5 टेस्ट करने जा रहा है भारत, वो 5000 किलोमीटर है। यानी इससे लगभग 2 गुना दूर दूर तक कहीं नहीं ठहरता। पाकिस्तान अभी शाहीन 3 की तैयारी कर रहा है, अभी तक बना नहीं पाया है। उसकी भी रेंज सिर्फ 2700 किलोमीटर है। और हिंदुस्तान आजकल में अग्नि 5 का परीक्षण कर लेगा। यह बताता है कि भारत के दुश्मन भी भारत के आगे कहीं नहीं ठहरते हैं। एक और दुश्मन नंबर 1 की बात कर ले जरा। पाकिस्तान तो परेशान है, लेकिन चीन भी तिलमिलाया है कि हिंदुस्तान आखिर इतनी बड़ी घातक मिसाइल कैसे तैयार कर सकता है। चीन क्या कह रहा है सुनिए जरा। अग्नि 5 को 2020 में ही भारतीय सेना में शामिल किया जाना था, लेकिन चीन के फैलाए कोरोना से इसके ओपन टेस्ट में देरी हो गई। और अब जब मिसाइल बनकर तैयार हो गई है, तब इसकी ताकत चीन की आंखों में इस वक्त चुभ रही है। उसे खुद पर मिसाइल हमले का खतरा सता रहा है। चीन को डर इतना है कि भारत को अग्नि 5 के टेस्ट के लिए चीन ने रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तक चक्कर काटने लगा है चीन। अब सोचिए जरा, चीन कितना परेशान है। यूनाइटेड नेशंस के चक्कर काट रहा है। चीन क्या कह रहा है? चीन संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 1172 का हवाला दे रहा है भारत को। ये जो संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव है, इसके हिसाब से भारत पाकिस्तान के बीच हथियारों की होड़ को रोकने के लिए इस प्रस्ताव को पारित किया गया था, क्योंकि चीन जानता है जो ताकत उसके अलावा चंद और देशों के पास ही है, तो अब भारत के पास भी है। यानी एक तीर से कई निशाने हिंदुस्तान लगाने वाला है। एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जो चीन की अकड़ ढीली कर सकता है, उसकी चाल और विस्तारवाद पर पानी फेर सकता है। इसलिए चीन ने अग्नि 5 मिसाइल के परीक्षण के पहले ही हिंदुस्तान पर दबाव बनाने की रणनीति का काम शुरू कर दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजान ने कहा है कि दक्षिण एशिया में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने में सभी का साझा हित है। हमें उम्मीद है कि सभी पक्ष इस दिशा में रचनात्मक प्रयास करेंगे। चीन देखिए कितना परेशान है, लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सपने में भी इन दिनों भारत की अग्नि 5 मिसाइल दिखाई दे रही है। दरअसल बारूद के गुमान में चूर ड्रैगन को अब अपने कई शहरों पर एक समय में एक साथ ताबड़तोड़ बारूदी बारिश होती दिख रही है। चीन को यही डर है। इस मिसाइल से चीन के खौफ खाने के 3 वजह आपको बताएं। पहली वजह यह कि इस मिसाइल से न्यूक्लियर अटैक किया जा सकता है। थोड़ा बहुत नहीं, 1.5 टन न्यूक्लियर ले जा सकती है ये मिसाइल। दूसरी वजह यह है कि इसकी जद से चीन का शायद ही कोई शहर बचेगा। और तीसरी ये कि अकेला उड़ेगा, लेकिन कई टारगेट्स पर वार करेगा, यानी कई जगहों को तबाह कर सकने का मादा रखता है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, हिंदुस्तान अग्नि 5 के मिसाइल की टेस्टिंग के साथ उन चुनिंदा दुनिया के उन चुने हुए और चुनिंदा देशों में शुमार हो जाएगा जिनके पास यह मिसाइल है। गिने चुने देश हैं। देखिए जरा गिनती के कितने देश हैं। सबसे पहले रशिया, रूस के पास इस तरह की एक मिसाइल है। रूस के अलावा मैं आपको बताऊं, दूसरा मुल्क है यूएसए, यानी अमेरिका के पास भी ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे आईसीबीएम के नाम से आप जानते हैं। चाइना के पास भी ये मिसाइल मौजूद है। न सिर्फ चाइना, चाइना के अलावा अगला देश है फ्रांस। फ्रांस के पास भी आईसीबीएम मिसाइल है। और इजराइल,
इजराइल के पास जो मिसाइल है वो अब डीआरडीओ ने विकसित कर ली है। इसके अलावा ब्रिटेन के पास भी ये आईसीबीएम मिसाइल है। उत्तर कोरिया ने भी आईसीबीएम मिसाइल बनाई है। यानी गिनती के 4-6 देश ही हैं जिनके पास अब ये ताकत मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान दूर दूर तक हिंदुस्तान के आगे कहीं नहीं ठहरता। ये एक सपने जैसा है, ख्वाब की तरह है। पाकिस्तान से हिंदुस्तान की कोई तुलना नहीं की जा सकती है, बेमानी है। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।